बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का शुमार मुल्क के मुमताज़ तरीन कौमी मेमारों में होता है। अपने मुल्क की अजीम खूबियों को आलमगीर सतह पर रोशन करने वाले वो एक ऐसे आफताब थे जिनके बगैर हिंदुस्तान का जिक्र अधूरा है। 14 अप्रैल सन 1891 को मध्य प्रदेश के महू में सूबेदार रामजी सतपाल और भीमाबाई के घर पैदा हुए नौनिहाल भीम आगे चलकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहलाए। बाबा साहब में बचपन से ही मुश्किलात और जुल्म और ज्यादतियों के खिलाफ इल्म और तालीम के जरिए लड़ने का जज्बा था। वो माहिर इख्तिसादियात होने के साथ एक मुमताज कानूनदा भी थे। हिंदुस्तान के तमाम मसाइल पर उनकी गहरी नज़र थी। इसलिए जब उन्हें हिंदुस्तान की आइन साज कमेटी की सरबराही सौंपी गई तो उन्होंने पूरी ईमानदारी और दिलसोजी से काम किया। नतीजे के तौर पर एक लाजवाल दस्तूर हिंद बनकर तैयार हुआ और बाबा साहब को हिंदुस्तानी आइन का बानी करार दिया गया। इंसानी जिंदगी का कोई ऐसा शोबा नहीं जिसमें बाबा साहब ने इंसान की बेहतरी के लिए कोई सरगर्म रोल अदा ना किया हो। डॉक्टर अंबेडकर ने ख्वातीन की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई और आज़ादी इज़हार राय पर जोर दिया। उन्होंने एक आइन साज के तौर पर हिंदुस्तान को नया विजन दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तसव्वुरात और नज़रिया आज भी हमारे लिए मशअले रहा है। नाजरीन आदाब। दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान को पूरी दुनिया इज्जत और एहतराम की नज़र से देखती है, तो इसकी सबसे अहम वजह है कि यहाँ पर बिला तफरीक मजहब व मिल्लत हर शहरी को बराबरी के हुकूक हासिल हैं, जिनकी बुनियाद पर वह एक बावकार ज़िंदगी गुजार सकता है। और इसीलिए मुल्क के हर शहरी को अपने आइन पर और आइन के तैयार करने वालों पर फ़ख्र है। आज की इस पेशकश में हम बात करेंगे उस भारत रत्न की जिसने अपनी सलाहियत से समाज की उन बुराइयों को ना सिर्फ ख़त्म करने का काम किया जो इंसानियत के लिए नासूर बन चुकी थी, बल्कि हर हिंदुस्तानी को बराबरी के हुकूक दिलाकर उसे एक आज़ाद और बावकार ज़िंदगी गुजारने का मौका दिया। और वह हैं आज़ाद भारत के पहले वज़ीर क़ानून, माहिर इख्तिसादियात, सहाफ़ी, माहिर तालीम और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमारे मुल्क पर, हमारे आइन पर, हमारे मुल्क के निज़ाम पर और हमारे समाज पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के क्या असरात हैं, आज की इस पेशकश में हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो ख़ास मेहमान। हमारे साथ हैं प्रोफेसर नरेंद्र कुमार साहब और हमारे दूसरे ख़ास मेहमान हैं एडवोकेट अजमल हुसैन साहब। आप दोनों का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। नरेंद्र सर, जब आज़ाद हिंदुस्तान की बात होती है और आज़ाद हिंदुस्तान के लिए तैयार किए जाने वाले आइन की बात होती है, संविधान की बात होती है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामने आखिर कितना बड़ा चैलेंज था उस समिति के सामने कि किस तरह एक आज़ाद मुल्क के लिए इतना बड़ा देश चलाना है। तो क्या चैलेंजेस थे उस वक्त जब संविधान को तैयार किया जाना था? देखिए, संविधान को तैयार किया जब जा रहा था तो चैलेंजेस की बात जो है वो ब्रिटिश पीरियड से ही शुरू हो गई, क्योंकि जैसे ही संविधान की बात आने लगी तो ये समझा गया कि हम आज़ाद तो हो जाएंगे, लेकिन आज़ाद भारत कब तक आज़ाद रह सकता है, या ये कहें हम कि एक देश को हम लोग कैसे देश बना के रख पाएंगे। तो एक देश तो हमने बना लिया, लेकिन उस देश को एक कैसे रख पाएंगे, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और क्योंकि हमारे सामने पार्टीशन का एक इशू था जिसको हम लोगों को रिजोल्व करना था, और उसके बाद बहुत सारे जिसको हुकूक की आपने बात की, उसमें अगर आप देखें तो व्यक्तिगत हुकूक और सामाजिक हुकूक, या जिसको कहना चाहिए समूह के हुकूक, उन हुकूक के बीच में किस तरह से एक जो है एक तरह की तन्मयता लाई जाए, तालमेल बनाया जाए, वो एक चैलेंज था। दूसरा ये भी चैलेंज था कि किस तरीके से हम अपने लोकतंत्र को बना तो लेंगे, लेकिन लोकतंत्र को हम लोग किस तरीके से आगे तक ले जा पाएंगे, क्या ये बहुत लंबे समय तक रह पाएगा कि नहीं। क्योंकि अगर आप देखें जो 50 के दशक में, 40 के दशक में जितने भी देशों ने आज़ादी हासिल की, उस आज़ादी को हासिल करने के बाद वो देश जो हैं अब संविधान बना सके, लेकिन वो संविधान को चेंज करना पड़ा बार बार।
आप आसपास के जितने भी देशों को देखें, चाहे वो एशिया के देश हों या अफ्रीका के देश हों, तो सब में जो है उनके सामने ये समस्या रही कि वो अपने एक संविधान को भी नहीं बचा पाए। और ये बहुत बड़ा चैलेंज था डॉक्टर अंबेडकर के सामने कि हम संविधान तो बना देंगे, लेकिन उस संविधान को भी क्या हम लोग एक रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, आगे तक लेकर के उसको आगे बिल्कुल लेके चलना है, और उसी के सहारे देश चलेगा, उसके सहारे देश चलेगा। तो ये एक जो है बहुत बड़ा चैलेंज था। और सामाजिक बुराइयां जिसके लिए बाबा साहब अंबेडकर जो है शुरू से ही संघर्ष करते रहे, वो तो एक अपने आप में थी ही, मतलब न केवल सामाजिक बल्कि आर्थिक और राजनीतिक, कि हम लोग राजनीतिक रूप से भी लोकतंत्र को क्या बचा पाएंगे, लोकतंत्र बचेगा तो कैसे बचेगा, उस चीज को लेके उनके अंदर जो है बहुत बड़ा ये चैलेंज था। और मुझे ऐसा लगता है कि इस चैलेंज को उन्होंने जो स्वीकार किया, और हम सब जानते हैं इस बात को कि आज 70 साल के बाद भी, 75 साल के बाद भी हम ये मान रहे हैं कि जो संविधान है उसने हम लोगों को एक बना के रखा हुआ है। तो ये एक चैलेंज जो है, देखिए अगर आप 50 और 60 के दशक की बात करें तो संविधान को उस तरीके से समझा नहीं जा रहा था, लेकिन आज जब हम 90 के बाद के दशक की बात करें तो बहुत सारे ऐसे समूह जो संविधान के बारे में कुछ जानते समझते नहीं थे, वो लोग भी ये जानने लगे हैं कि संविधान जो है वो एक बहुत बड़ी चीज है, और उसमें डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जो योगदान है उसको तो हम सब लोग जानते ही हैं कि, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि वो एक जो फूल जो उन्होंने खिलाया था वो शायद अपने आप जो है वो खिल रहा है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि ना सिर्फ ये कि लोकतंत्र होना, लोकतांत्रिक बनना और उसको बनाए रखना, ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज था उनके सामने। अजमल साहब, एक अदालतों ने जो है कानून को और हमारे जो संविधान उसकी रक्षा के लिए और उसकी हिफाजत के लिए अदालतों ने बहुत अपना एक अहम रोल निभाया है, और आप लोग चले हैं वो सब साथ लेकर के। हमारे जो मुल्क के लिए एक निज़ाम बनना था, पूरी अदलिया का एक निज़ाम था, आप किस तरह से डॉक्टर साहब के रोल को देखते हैं पूरे हमारे आइन के उसमें? भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जो आइन बनाया, जो उनको चैलेंज दिया गया था, ये चैलेंज उनको दिया गया था 29 अगस्त 1947 को जी, और 7 मेंबर के कमेटी बनाई गई थी जिसके आप हेड थे जी। लेकिन हैरानगी की बात है कि आज 75 गुजरने के बाद भी जो आपने आइन बनाया और सारी अदलिया जितनी भी जुडिशल सिस्टम है जी, वो इतना फुल प्रूफ चल रहा है इसके ताबे, कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे, कि कोई भी हमारा जो आज पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भी हमारे जजेज हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेज हो, चाहे हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेज हो, या लोअर जुडिशरी के जजेज हो, सारी जगह संविधान की ऐसी एक आस्था है, लोगों के अंदर एक संविधान की एक ऐसी उनके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस है कि हमारे साथ कोई भी अमल जो होगा हमारा नॉन अनकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, यानी गैर संवैधानिक कोई काम हमारे साथ नहीं होगा। तो जितनी भी आज हमारी प्रक्रिया चल रही है, प्रोसेस चल रहा है ये इंडियन जुडिशरी का, ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही चल रहा है, और लोगों को इसमें तकरीबन मैं समझता हूँ कि इसमें किसी मिल्लत का, कोई किसी धर्म का या किसी भी तरीके की कोई भेदभाव नहीं अपनाया जा रहा। जो जैसे हमारे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामने जो था, ऑनरेबल सर के सामने इतना बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मल्टी लिंग्विस्टिक कंट्री इंडिया, मल्टी रिलीजन कंट्री इंडिया, यहाँ जगह जगह बदल जाते हैं, तो सबकी भावनाओं को सामने रख करके इंसाफ करना अदालतों के सामने बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हर स्टेट की लैंग्वेज अलग है, हर स्टेट की ट्रेडिशन अलग है, उनको सबको साथ में लेकर के चलना, ये एक बड़ा चैलेंज था। जैसे सर ने कहा था कि देश को एक करना, ये भी एक बड़ा चैलेंज था, देश को एक करना। अच्छा, समाज में नरेंद्र सर निम्न वर्ग भी होता और एक मजदूर वर्ग भी था, तो इनको भी साथ लेकर के चलना था, क्योंकि बड़ा वर्ग तो यही था हमारे साथ, और जिसको एक लोकतंत्र का अगर हम कहते हैं कि फ्रूट उसको भी मिलना था, कि उसको भी लोकतंत्र का मजा वो मिले, लोकतंत्र का फ्रूट उस तक पहुंच जाए, उसके लिए फिर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया? देखिए, जो सबसे बड़ा काम मुझे लगता है कि वो हुआ कि राइट टू वोट जो था, वो तो एक बहुत बड़ा काम। अगर आप देखें डॉक्टर अंबेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है, जो 1919 में वो साउथ ब्यूरो कमेटी के सामने गए, आप सोचिए कि 1919 में वो सबसे पहले बात कर रहे हैं कि हमारे सब नागरिकों को अधिकार दिया जाना चाहिए,
और इंटरेस्टिंग बात उसमें ये है कि उस समय वेस्टर्न कंट्रीज में भी वो अधिकार सभी नागरिकों के पास नहीं थे, सभी व्यक्तियों के पास नहीं थे। तो वो व्यक्ति 1919 में बात कर रहे थे। अजमल साहब, एक तरफ आती है ये तो रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, पॉलिटिकली अगर हम बात कर लेते हैं, लेकिन अगर काम की बात आती है तो एक अजीब माहौल था उससे पहले कि आप अनलिमिटेड किसी से काम करवा लेते थे या मजदूरी की बात होती थी। वहाँ वो सुधार लाने में कितना कामयाब रहे उस क्षेत्र में, अगर हम लेबर के लिए बात करें तो? लेबर के इलाज के लिए जब फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे डॉक्टर अम्बेडकर साहब, सिंस 47 फर्स्ट लॉ मिनिस्टर है 47 से लेकर 1951 तक जी, उसके दौरान में इतने ज़बरदस्त सुधार किए गए। लेबर का मिनिमम वेजेज एक्ट जो उस टाइम आपने बनाया वो आज का तो कानून बन चुका है, लेकिन इंट्रोडक्शन मिनिमम वेजेज एक्ट का जो इंट्रोडक्शन भी आपकी देन थी, डॉक्टर साहब की देन थी। उससे अलावा जो मैटरनिटी लीव जो थी, औरतों की मैटरनिटी लीव थी, वो का कोई प्रावधान नहीं था, कोई उसमें कोई ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी थी, वो भी आपने गारंटी उसको कराया, अंदर कराया। और बहुत सारी आपने ट्रेड यूनियन जो थी और जो ऑर्गेनाइज ट्रेड यूनियन थी उसके हालांकि आप इसके खिलाफ थे कि ट्रेड यूनियन को स्ट्राइक का एक मुद्दा बनाया जाए, लेकिन आपने कहा कि एक ऑर्गेनाइज वे में काम करना चाहिए ट्रेड यूनियंस का, कि आपने नहीं कहा अनऑर्गेनाइज वे करें, कभी भी आप हड़ताल करें, उसको टूल यूज़ करें इंडिया के अगेंस्ट, बल्कि आपने कहा कि ये इनको लिबर्टी देनी चाहिए। तो ट्रेड यूनियन का जो था वो भी आपके टाइम से स्टार्ट हुआ। और जो लेबर को जो मिनिमम जो आवर्स हैं काम करने के, ये नहीं कि आप उसको एक बंधुआ मजदूर की तरह काम करें, बिल्कुल सही उसको एक ऑर्गेनाइज वे के अंदर भी और एक अच्छे, जरूरी नहीं है कि मतलब 14 घंटे काम करवाया जाए, उन्होंने नहीं कि एक 8 घंटे की एक लिमिट होनी चाहिए, 8 घंटे लिमिट के दौरान में काम करानी उनको एक दिया गया। उनको गारंटी दी गई कि आपको हर तरीके की, यानी लेबर को जो गारंटी दी गई वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत बड़ी देन है। बहुत बहुत खूब कहा उन्होंने। हाँ, और दूसरी एक चीज़ और भी थी कि जब उन्होंने कहा कि नहीं, चाहे आदमी काम करे या औरत काम करे, जी, दोनों को एक समान वेतन जो है वो मिलनी चाहिए, हाँ, जो उनकी तनख्वाह है वो बराबर होनी चाहिए। तो नरेंद्र सर, यहाँ पर वो एक बड़ा वर्ग जो महिला का है, महिलाओं के उस वर्ग को कितना शामिल कर पाए इसके जरिए भी कि एक तो समान अवसर होगा और दूसरे जो भी काम करेगा उसको समान वेतन मिलेगा। जी, देखिए ये वाला जो काम है उन्होंने जब वो वायसराय काउंसिल के मेंबर थे उस समय ही कर दिया था। ये वाला जब लेबर मिनिस्टर रहे वायसराय काउंसिल में 1942 जी, तो उस समय ही उन्होंने ये कानून बना दिया था कि सबका समान अधिकार मतलब समान वेतन, समान व्यक्ति के लिए समान वेतन होना चाहिए, नंबर एक। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो फंडामेंटल राइट्स की जो बात की है संविधान में, वो अक्रॉस द कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज या जेंडर के मामले में जो है वो बिल्कुल साफ साफ है उसमें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर जो है उनको ये एहसास था कि महिलाओं के लिए वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, और इस वजह से आप देखेंगे कि 1951 में वो हिंदू कोड बिल लाते हैं। अच्छा, और वो हिंदू कोड बिल जब लाते हैं तो उसमें 109 पेज का वो डॉक्यूमेंट है, और मैं तो ये कहता हूं कि वो उनका जो है संविधान के बाद बड़ा डॉक्यूमेंट है, जिसमें वो, क्योंकि मैं इस बात को बार बार एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूं कि उनको ये आभास था कि जो आधा प्रतिशत है हमारी महिलाओं का, उनको जो राइट्स दिए जाने चाहिए थे वो नहीं दिए जा सके। तो उसमें चाहे वो सिविल राइट्स हों, चाहे वो प्रॉपर्टी राइट्स हों, चाहे और भी अधिकार हों, उनको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उन्होंने उसमें शामिल किया था। लेकिन हिंदू कोड बिल के जरिए उन्होंने उसको वहां शामिल किया। जी, हिंदू कोड बिल में, लेकिन बाय चांस जो है वो उस समय पे पास नहीं हो पाया। बाद में वो पीसीज में नेहरू के समय में ही 1955 में 1956 में वो फिर कानून बने, जिनकी वजह से महिलाओं को बहुत सारे प्रॉपर्टी का राइट, चाहे वो मैरिज का राइट या तलाक का राइट, ये सारे के सारे जो राइट्स हैं उन राइट्स को भी मैं कहूँगा कि जो महिलाएं आज एंजॉय कर पा रही हैं वो बेसिकली डॉक्टर अंबेडकर की समझ की वजह से और उसके इंसिस्टेंस की वजह से, और सभी लोग जानते हैं कि इस मुद्दे पर उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। तो ये देखिए कितनी बड़ी बात है। और एक शर्मिला रेगे करके बहुत बड़ी समाजशास्त्री हुई हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो भारत की महिलाएं हैं उनको डॉक्टर अंबेडकर को जो है अपने मसीहा के रूप में मानना चाहिए। आपने बड़ी अच्छी बात कही, मसीहा की बात उनके साथ होती है, लोग उनको पिछड़ों का मसीहा कहते हैं, दलितों का भी मसीहा कह देते हैं। अजमल साहब, क्या अंबेडकर सर को
सिर्फ दलितों का मसीहा कह करके उस दायरे में रखना मुनासिब होगा, क्योंकि काम तो महिलाओं के लिए भी कर रहे हैं, काम लेबर के लिए भी कर रहे हैं, काम माइनॉरिटीज़ के लिए भी कर रहे हैं, तो कहाँ उनको, किस दायरे में उनको लाया जा सकता है? जैसे शुरुआत में हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उस टाइम इतने चैलेंजेस, शायद अगर ये डॉक्टर माननीय हमारे अम्बेडकर साहब के सर के साथ कोई, हम उनके लिए कोई भी अच्छा अगर करें, वो भी आपकी इज्जत के अल्फाज छोड़ा है जितने आपने कंट्रीब्यूशन करा। जिस टाइम इंडिया आज़ाद हुआ इतने ज़बरदस्त चैलेंजेस थे, अगर आपके अलावा कोई और होता अगर उसको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो शायद मैं समझता हूँ कि किसी को भी इतनी लिबर्टी, इतनी कानून को इतनी गारंटी नहीं मिलती। सोच भी नहीं सकता है कि उन्होंने इतने वर्गों को, इतने ऑर्गेनाइजेशंस को, इतने समूहों को, इतने अलग अलग धर्मों वालों को साथ लेकर चले, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन समावेश कर दिया आपने। एक उसका मतलब एक इस तरह पिरोया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जहाँ तक डॉक्टर साहब की बात आ रही है, थोड़ा इसमें मेरी राय जुदा है कि जितना हिंदुस्तान के अंदर जो औरतों का जो कानून जो दिया गया है, मेरे ख्याल से उससे पहले औरतों को कानून के प्रॉपर्टी राइट भी नहीं थे। उसके अंदर आजकल की गवर्नमेंट ने, वर्तमान गवर्नमेंट ने जो भी वक्त पर आई है उन्होंने उसमें तरमीम करी है, लेकिन जो शुरुआत जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है। बहुत आपने अच्छी बात कही कि अगर उनकी जगह कोई और होता तो शायद नहीं कर सकता, शायद वो नहीं कर सकता था। और यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही पार्लियामेंट में। आइए सुनते हैं कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। एक दलित मां का बेटा जन्म से जीवन तक सिर्फ यातनाएं झेली, अपमानित होता रहा, उपेक्षित होता रहा, डगर डगर उनको सहना पड़ा। उसी व्यक्ति के हाथ में जब देश के भविष्य का दस्तावेज बनाने का अवसर आया, तो ये पूरी संभावना होती, वो हम जैसा अगर मनुष्य होता तो, कि वो कटुता, वो जहर कहीं न कहीं प्रकट होता, बदले की कहीं आग निकल आती, कहीं भाव निकल आता। लेकिन ये बाबा साहब आंबेडकर की ऊंचाई थी कि जीवन भर झेला, लेकिन संविधान में कहीं पर वो बदले का भाव नहीं। ये उस महान ऊंचाई है जिसके कारण ये संभव होता है। वरना हम सब जानते हैं, हम मनुष्य हैं, हमको मालूम है एक शब्द भी ऐसा चुप जाता है, निकलता नहीं है। जीवन में कितनी ऊंचाई होगी, भीतर की सोच कितनी मजबूत होगी कि उस महापुरुष ने उन सारे जहर को पी लिया और हमारे लिए अमृत छोड़ करके गए। नाजरीन, आपने सुना कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब के ताल्लुक से क्या कहा। ना सिर्फ वज़ीर आज़म, हिंदुस्तान का हर शहरी बाबा साहब का नाम इज़्ज़त और एहतराम के साथ लेता है और उन्होंने जो मुल्क के लिए अपनी खिदमत दी है उन्हें सलाम करता है। नरेंद्र सर, आपने अभी अब से कुछ देर कबल पार्टिसिपेशन की बात कही कि वो चाहते थे कि सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, लेकिन इस पार्टिसिपेशन को यकीनी कैसे बनाया जाए, किस तरह इसको सुनिश्चित किया जाए कि पार्टिसिपेशन सबका वो ज़रूरी होना चाहिए? देखिए, पार्टिसिपेशन के मामले में उन्होंने जो सब लोग जानते हैं कि रिजर्वेशन की बात जो है डॉक्टर अंबेडकर ने की, और वो रिजर्वेशन की बात जो है केवल इस सेंस में नहीं करते थे कि लोगों को जो है कुछ अधिकार दे दी जाए, लेकिन उनका ये मानना था कि रिजर्वेशन न केवल रिप्रेजेंटेशन है बल्कि वो पार्टिसिपेशन भी है जी। क्योंकि जब सब लोगों को पार्टिसिपेट कराना है तो उसके कुछ लोग ऐसे थे हमारे समाज में जिनका पार्टिसिपेशन करना संभव नहीं था, और इस वजह से वो ये मानते थे और जानते थे कि जब तक हम उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस नहीं करेंगे तब तक वो पार्टिसिपेशन या नहीं हो पाएगा। और पार्टिसिपेशन होने के लिए रिप्रेजेंटेशन देना जरूरी है, और रिप्रेजेंटेशन के लिए रिजर्वेशन जरूरी है। जैसे मैं एक छोटी सी, क्या ये सब आसान था इतना कि उस वक्त वहाँ पार्लियामेंट में बात कहनी और अपने मुतालबे रखने और उसको मनवा लेना? जी देखिए, बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि आप देखेंगे कि जब ब्रिटिशर्स थे उस समय डॉक्टर अंबेडकर इस बात को एक्चुअली बाय एंड लार्ज सेटल कर चुके थे कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कम से कम और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए ये जो स्पेशल अधिकार हैं वो रहेंगे, होने चाहिए। तो जब भारत का संविधान बनने लगा उस समय कुछ लोगों ने विरोध किया उस बात का जी।
जब विरोध होने लगा तो उस विरोध के दौरान उन्होंने एक, बल्कि हमारे एक साथी हैं डॉक्टर राजशेखर मुंडरू, उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें कि उन्होंने गांधी, अंबेडकर और पटेल को लेके जो है किस तरीके की इलेक्टोरल सिस्टम होने चाहिए उस पर बात की। तो उन्होंने ये लिखा कि एक समय ऐसा आया जब ये कहा जाने लगा कि रिजर्वेशन नहीं होगा शेड्यूल कास्ट के लिए, तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा रिजर्वेशन नहीं होगा तो मैं संविधान सभा से इस्तीफा दे रहा हूं। तो सोचिए कि कितना, मतलब जिस चीज को लेकर के वो कितने ज्यादा मतलब संजीदा थे कि भाई अगर ये नहीं होता तो मैं खुद इस्तीफा दे दूंगा। उनको पता था कि ये चीज अगर एक लोकतंत्र हम बना रहे हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी हो जाती है। जी, ये तमाम गुफ्तगू इसी तरह जारी रहेगी, लेकिन आइए सुनते हैं कि संविधान को प्रस्तुत करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस वक्त क्या कहा था। संविधान प्रस्तुत करते समय डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, So far as the ultimate goal is concerned, I think none of us need have any apprehension. None of us need have any doubt. But my fear, which I must express clearly, is this. Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mass that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning. Mr. Chairman, therefore, I like a strong, united center. प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अजमल सर, आप वकील हैं और सीनियर वकील हैं, आप सबसे ज़्यादा आपका सामना रहता है संविधान से, कानून से। कितना आपको लचीला और कितना अहम नज़र आता है हमारा संविधान, हमारा कानून एक आम नागरिक के लिए देश के? कितने उसको हुकूक हासिल हो जाते हैं और वो कितना अपने आप को ताकतवर महसूस करता है इस आइन के तहत, इस हिंदुस्तान के कानून के तहत? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने रखा है। असल बात क्या है कि जितना बड़ा हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, आपने कभी भी शायद पूरी दुनिया में नहीं सुना होगा कि इतने बड़े मुल्क को एक जुडिशल सिस्टम से पिरोना आइन के तहत, ये बहुत बड़ा बिगेस्ट चैलेंज था हमारे माननीय भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर साहब के सामने, जो इन्होंने इतना अच्छे तरीके से करा कि आज 75 इसके बावजूद भी हिंदुस्तान के कानून के जो लोग हैं, मानने वाले बड़े बड़े जो अच्छे ल्यूमिनरीज हैं, उन्होंने इस बात को माना है और अदालतें भी इस बात को तस्लीम करती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी हमें इंसाफ मिलता है वो शायद दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसाफ है। चलो ठीक है, उसमें थोड़ा ये कभी हमारा डिले हो जाता है किन्हीं वजूहत से, लेकिन डिले के बावजूद भी कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। हिंदुस्तान के अंदर मेरे ख्याल से आज तक, मैं भी तकरीबन मुझे 52 साल कोर्ट में हो गए हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना भी नहीं है, देखा भी नहीं है कि भाई कभी नाइंसाफ़ी किसी आदमी को हुई हो, क्योंकि हमारा अपना ज़ाती तजुर्बा इस बात का कि नाइंसाफ़ी हमारा जो पूरा लीगल सिस्टम है, पूरा जो हमारा संविधान तैयार हुआ, उसके अंदर देखा जाए तो पूरा ये एक इंतज़ाम किया गया है कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। हाँ। और हर किसी को, चाहे वो समाज के किसी भी वर्ग का हो, किसी भी मज़हब का हो, उसे इंसाफ मिले। जी नरेंद्र सर, इंसाफ की बात आई, पिछड़ों की बात आई, महिलाओं की बात आई, लेकिन सबसे अहम चीज़ थी हमारे मुल्क के लिए पूरा एक राजनीति का एक माहौल और पूरा एक पॉलिटिकल सिस्टम, जिसके तहत हम अगर लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र कहाँ से, कि लोग अपनी सरकार खुद अपने तरीके से चलाएं। उसके लिए उनका क्या कहना था और किस तरह का वो सिस्टम चाहते थे? देखिए, लोकतंत्र के मामले में उनका जो है बहुत साफ समझ थी। वो ये कि एक तो वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चाहते थे, जिस तरह का भारत का माहौल था, जिस तरह की जैसे हेट्रोजेनिटी की बात की कि बहुत डिफरेंट तरीके के लोग हमारे यहाँ हैं, लैंग्वेज के मामले में या किसी भी मामले में देखिए, तो उस बात को वो बहुत अच्छे से जानते थे कि इसी वजह से वो चाहते थे कि एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, नंबर एक। दूसरा, वो ये चाहते थे लोकतंत्र में, जो उनका कहना था कि लोकतंत्र की सफलता के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं।
और उनमें वो जो महत्वपूर्ण मानते थे उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जो क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है अगर नहीं है तो वो ये जानते थे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होगी तो भले ही खराब संविधान हो वो भी अच्छा संविधान बन जाएगा, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नहीं होगी तो अच्छा संविधान भी खराब हो सकता है। तो ये एक तो ये चीज़, दूसरी ये चीज़ कि वो ये कहते थे कि अगर जो पब्लिक कंसाइंस है वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर संविधान जो लोकतंत्र को अगर सफल होना है तो उसके लिए जो हमारी जनता है, जनता के अंदर अपनी जो उत्सुकता है या जो एक समझ होनी चाहिए वो भी पब्लिक कंसाइंस, मतलब कि अगर आपको तकलीफ है तो मैं उस तकलीफ में आपके साथ खड़ा हो जाऊं और मुझे तकलीफ है तो आप मेरे साथ खड़े हो जाओ। तो ये जो पब्लिक कंसाइंस की बात है कि एक दूसरे पर निर्भरता वाली बात है, वो दूसरी चीज। एक जो महत्वपूर्ण बात है जो आज के संदर्भ में हो सकता है थोड़ी सी वो लगे, लेकिन वो ये भी चाहते थे कि जो ओपोजिशन है लोकतंत्र के अंदर वो बहुत महत्वपूर्ण है। और क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि एक बहुत अच्छा टर्म है जिसको कहते हैं कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो वो इस वजह से ये कहते थे कि कोई भी पार्टी इतनी मजबूत नहीं होनी चाहिए कि उसके सामने जो है वो ओपोजिशन कुछ कह ना पाए। और वो ये भी कहते थे मतलब लोकतंत्र के लिए वो अपोजिशन को और एक मजबूत अपोजिशन को जरूरी मजबूत अपोजिशन को मानते थे, लेकिन वो ये भी कहते थे कि आपको ओपोजिशन सिर्फ ओपोजिशन करने के लिए नहीं करना है। ये नहीं है कि आप ओपोजिशन में बैठे हैं और सत्ताधारी दल बहुत अच्छा कर रहा है फिर भी आप कहेंगे कि नहीं ये तो अच्छा नहीं है। तो वो इस बात से बहुत ही मतलब संजीदगी के साथ वो कहते थे कि कुछ गलत है तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं और जनहित के लिए बात करें। जी, सबसे बड़ी बात ये थी कि जनहित के लिए बात करें। आज की इस पेशकश के जरिए भी हमने यही कोशिश की कि हमारे संविधान पर, हमारे मुल्क के निज़ाम पर और हमारे समाज पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो असरात हैं उस पर गुफ्तगू की जाए। लेकिन एक प्रोग्राम देखा जाए तो छोटा है और उनकी शख्सियत बहुत बड़ी है। हर साल 14 अप्रैल को उनका यौम पैदाइश मनाया जाता है और इस मौके पर मुल्क का हर शहरी उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करता है। हम भी दूरदर्शन की तरफ से उन्हें सलाम पेश करते हैं, खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। हम अपने दोनों मेहमानों के भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने आज की इस पेशकश में हमारे साथ शिरकत की। हम अपने तमाम नाज़रीन के भी शुक्रगुजार हैं और आप सबके आज की इस पेशकश को यही मुकम्मल करते हुए आप सबको छोड़े जाते हैं कानून से मुताल्लिक़ कुछ अहम मालूमात के साथ। आप अपने राय मशवरे ईमेल के ज़रिए हमें भेज सकते हैं। हम फिर हाजिर होंगे किसी अलग मौजू के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दे दीजिए इजाज़त। आदाब। जानवरों पर जुल्म की रोकथाम एक्ट के दरमियान सजा का तयन किया गया है। अगर आप किसी जानवर को मारते हैं, लात मारते हैं, तशद्दुद करते हैं या जानवर को भूखा मारते हैं या उसे ज़ेर करते हैं तो इसके लिए 10 रुपए से 50 रुपए तक का जुर्माना किया गया है। हुकूमत ने इस पुराने एक्ट का मुसव्वदा तैयार किया है जिसमें 75,000 रुपए तक जुर्माना तजवीज़ किया गया है, जिसमें जानवरों की कीमत का 3 गुना या 5 साल की सज़ा या फिर दोनों सज़ा के ज़ुमरे में आएंगे।